हाय बच्चों, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Voice is clear to all of you? Let me know at first and then I am going to start. And really sorry for being late due to some technical glitches here. At first and then I am going to start. And really sorry for being late due to some वेट करना बच्चों थोड़ा सा, सॉरी कि लेट हो रहा है। Okay, sorry. Now I am going to start and there is a quite late I am by the way. So देखिए जो पहला प्रश्न है इसका आज का वो देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखें।
ओके, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हु वाज रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? क्लियर? मुझे लगता है सभी को जवाब पता होगा इसका। और इसका जवाब है हिंदी कवि। क्लियर? तो रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? हिंदी कवि थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को क्या दिया? श्रद्धांजलि दिया उनके बर्थ एनिवर्सरी पे। और रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से 1974 था। और उनका नॉन डी प्लम, देखिए ये नॉन डी प्लम होता क्या है, इसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? इसे दूसरे शब्दों में स्यूडोनियम कहा जाता। स्यूडोनियम कहने का मतलब छद्म नाम, छद्म नाम, यानी कि इस नाम से जाना जाता है जो ओरिजिनल नाम ना हो। आम बोलचाल की भाषा में अक्का भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ए के नाम से भी, यानी कि एज नोन एज नाउ। तो समझिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जो छद्म नाम, वैसे पूरा नाम इनका क्या था? रामधारी सिंह, लेकिन किस नाम से जाने जाते थे? दिनकर के नाम से जाने जाते हैं वो। और हिंदी के क्या है, एक बहुत ही महान कवियों में से इनको गिना जाता है। अब देखिए कि वो क्या थे? वीर रस के कवि थे और उनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, नेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है। और इसलिए कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले पूरे के पूरी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको क्या किया था? काफ़ी मतलब प्रेरित किया था। ठीक है, तो इस कारण से इनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और इनको बैड गांधीयन भी कहा जाता है। अब गांधीयन विचारधारा के मुताबिक आपको पता है कि जो अहिंसा और इनको प्रोपगेट करते थे गांधी, लेकिन दूसरी तरफ इनको बैड गांधीयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने युवाओं के अंदर इंडिग्नेशन यानी कि घृणा और जो रिवेंज यानी कि जो बदले की भावना को अपने कविता के माध्यम से फैलाया था। इसी कारण से इनको बैड गांधीयन के रूप में भी जाना जाता है। और दिनकर को 3 बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, जिसमें कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सबों से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो होते हैं। और तो एंड ही वाज द मेंबर ऑफ दिस हाउस। देखिए कब से कब तक? 3 अप्रैल 1952 से लेकर 26 जनवरी 1964 तक रहे। और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, तो पद्मश्री, देखिए एक क्या होता है? पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेकंड सिविलियन ऑनर ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। तो इनको 3rd नंबर का सिविलियन ऑनर दिया गया था। और भागलपुर यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, उसके ये 1960 के दशक में क्या थे? वाइस चांसलर थे। और किसी भी राज्य का जो चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है और वाइस चांसलर थे ये। क्लियर? इमरजेंसी के समय में जयप्रकाश नारायण इनकी कविताओं से काफ़ी प्रेरित थे। और 1 लाख की जो भीड़ एक बार जहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में जब इकट्ठी हुई थी, जब 1 मिनट देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में आप देखिए कि 1 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई थी। और आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का क्या था? लक्ष्य था इनका। ठीक है, तो उस समय दिनकर की कविता का फेमस लाइन जो है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वैकेट द थ्रोन
बिकॉज पीपल आर कमिंग, तो इस चीज़ को उद्धृत करते हुए आह्वान किया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी किसके संबंध में, रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में। अब देखिए कि दूसरा प्रश्न जो है उस प्रश्न को देखें क्या है। चलिए देखिए इस प्रश्न को और उत्तर देना। ओके तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। यह मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1993 को प्रतिस्थापित करना चाहता है, यानी कि उसके बदले ये लाया गया है। दूसरा दिया है, कानून प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड के गठन का प्रावधान करते हैं। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी गठित किया जाएगा सभी मेजर पोर्ट्स के लिए भारत में। नाउ तो दूसरे का आंसर क्या है, बी है। अब देखिए एक फैक्चुअल डिटेल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1993, ये ध्यान रखना। अब समझिए कि लोकसभा ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल क्या किया, पारित किया और पारित कर दिया। और इस बिल की यदि बात की जाए तो इससे क्या किया जाएगा, नियामन किया जाएगा, उसके परिचालन के ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा और जो प्लानिंग है मेजर पोर्ट्स का उसके बारे में पूरी की पूरी व्यवस्था इसके अंदर है पूरे देश के अंदर। और ज़्यादा क्या देगा, स्वायत्तता देगा इन पोर्ट्स को। और ये क्या कर रहा है, 1963 के पोर्ट ट्रस्ट एक्ट में बदलाव कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए दिस लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी फॉर इच मेजर पोर्ट। और जितने भी भारत के मुख्य बंदरगाह हैं वहाँ पर क्या करेगा, एक पोर्ट अथॉरिटी क्रिएट किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि एक मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेगा। तो अब तक क्या है, पोर्ट ट्रस्ट है और उसकी जगह कौन लेगा, पोर्ट अथॉरिटी लेगा। इस बिल की यदि बात करें तो हेल्प द पोर्ट्स डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि बंदरगाहों में वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी चाहिए है वो पूरा हो पाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखें, विल ऑल्सो इनहेंस द ट्रांसपेरेंसी इन देयर, और साथ में इसके कारण से क्या आएगी, पारदर्शिता भी आएगी। ये बदलाव मेजर किया जा रहा है, ठीक है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के तहत। कहीं कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो बताना। चलिए तीसरा सवाल है, देखिए क्या, हैकथॉन का नाम कृतज्ञ की योजना बनाई गई है नीति आयोग के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तीसरे का उत्तर दीजिए पहले आप लोग। ओके तो चलिए तीसरे का उत्तर क्या है, तो बी है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे इस एक्रोनिम्स का। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, ये ध्यान दीजिए।
देखिए जो इस चीज़ की कोशिश में कि जो संभावित या क्षमतावान तकनीकी उपाय किए जाए जिससे कि सॉल्यूशन फॉर इन्हेंसिंग द फार्म मैकेनाइजेशन, जिससे क्या हो कृषि का मशीनीकरण किया जा सके, मतलब अत्याधुनिक तकनीक लाई जा सके। कुछ जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, वुमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट पर, ऐसी जो इक्विपमेंट जो कि महिलाओं के लिए हैंडल कर पाना क्या हो आसान हो। एक हैकाथॉन जो जिसका नाम क्या है कृतज्ञ, उसको प्लान किया गया किसके द्वारा, ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, किसके साथ मिलके, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि एक तरफ ICAR, एक तरफ ICAR और दूसरी तरफ देखें तो NAHEP, क्लियर, इन दोनों के द्वारा मिलके इस हैकाथॉन को आयोजित किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आप समझें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे समझें कि क्या है कि जो स्टूडेंट हों यानी कि विद्यार्थी, शिक्षक और जो नवाचार वाले लोग हैं, मतलब जो अनोखी चीज़ लाते हैं इस क्षेत्र में, या उद्यमी हों किसी भी यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, पूरे के पूरे देश में, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं और इस इवेंट में क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इस इवेंट में क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन अ वन ग्रुप मैक्सिमम 4 पार्टिसिपेंट्स कैन कम्पीट। एक ग्रुप में क्या 4 पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, क्लियर है। यानी कि प्रतिस्पर्धा में क्या होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे एक ग्रुप में, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं और उस एक ग्रुप में एक फैकल्टी होंगे, ठीक है, 4 में से एक फैकल्टी हो सकती है मैक्सिमम, एंड मोर देन 1 इनोवेटर, और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, नवाचार करने वाले या उद्यमी, ठीक है। उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन समझ लीजिए, नवाचार जो कि कुछ रिसर्च करता हो, ठीक है, और ये कोलैबोरेट कर सकते हैं जो लोकल कोई स्टार्टअप हो उससे, यानी किसी ने वहाँ पर बिजनेस शुरू की है, और इसके लिए प्राइज मनी जो रखी गई है, पहले स्थान के लिए 5 लाख रुपए, दूसरे के लिए 3 लाख रुपए और तीसरे के लिए 1 लाख रुपए। अब देखिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और NAHP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो है 2017 की यदि बात की जाए, विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। तो इनका जो लक्ष्य था वो क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पे जो कृषि से संबंध में अनुसंधान है और शिक्षा की जो प्रणाली है उसको क्या किया जाए, बेहतर किया जाए, ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके, जिससे कि ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बाहर निकल के आ सकें, ठीक है, शिक्षा पाकर। ICAR की यदि बात की जाए तो वो कृतज्ञ टेक हैकाथॉन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, जिससे कि फार्म मैकेनाइजेशन में इनोवेशन को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और ये आपको बताया जा चुका है कि NAHEP और प्लस ICAR दोनों के द्वारा किया जा रहा है। इज इट ओके, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? चलिए चौथा सवाल कीजिए। चलिए, तो इस सवाल में क्या है कि विथ रेफरेंस टू द लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग। मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में 2 कथन दिए गए। द मिसाइल एम्प्लॉयज ए टेंडम हीट वॉरहेड, एक तरीके का वॉरहेड है, ठीक है, वॉरहेड जो कि एक्चुअल में जिसमें मारक क्षमता होती है, जिससे कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को, आर्मर क्या होता है, एक तरह का कवच होता है, और उसको भेदने की क्षमता रखता हो,
दूसरा कहा जा रहा है कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द मल्टीपल प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी, और इसको इस ढंग से विकसित किया गया है कि बहुत तरह के मतलब आप देखें कि प्लेटफॉर्म से इसको छोड़ा जा सकता है, और यहाँ इसका टेक्निकल यानी कि तकनीकी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द गन ऑफ द MBT अर्जुन और MBT अर्जुन के माध्यम से, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा, चौथे का जो उत्तर है वो क्या है आपका, सी है, 4th सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए इसमें समझते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। देखिए लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल AGTM, एक तो पहले इसको याद रखिए, इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ कहाँ से, MBT से क्लियर, MBT अर्जुन टैंक से, क्लियर, MBT किससे, अर्जुन टैंक से, कहाँ से, KK रेंज अहमदनगर 2020 में 22 सितंबर को, क्लियर। तो देखिए ये जो टेस्ट है AGMT सक्सेसफुली डिफीटेड ए टारगेट लोकेटेड एट 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दूर जो एक टारगेट था उसको क्या किया, सक्सेसफुली इसने टारगेट किया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये लेज़र गाइडेड है, यानी कि लेज़र बीम के थ्रू इसको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है, ठीक है। और AGTM लॉक्स द, देखिए ये क्या करता है, टारगेट को लॉक कर देता, ध्यान देना, और लॉक करने के बाद टारगेट की मूवमेंट जैसी भी हो, लेज़र उसको क्या करता रहेगा, लेज़र उसको फॉलो करता रहेगा, ध्यान देना, लेज़र उसको क्या करेगा, जस्ट ए मिनट, लेज़र उसको क्या करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा यूं, ठीक है, और जहां पर भी टारगेट होगा उसको वो हिट करेगा। इज इट ओके? बताना बच्चों, कुछ कमेंट्स देना या जहां पर चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो। नेक्स्ट देखिए कि समझे, द मिसाइल इम्प्लाइज ए हीट वॉरहेड, और इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, हीट वॉरहेड को यूज़ किया जा रहा है, और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ERA को ऐसे आर्मर जो कि एक्सप्लोसिव के साथ रिएक्ट नहीं करता है और बचा देता है उस टारगेट को, तो उससे भी यदि लैस हो तो उसको भी ये ख़त्म करता है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है, ये क्षमता है इसमें। और यहाँ इसका जो टेक्निकल इवोल्यूशन कहाँ से चल रहा है, MBT अर्जुन के द्वारा के थ्रू चल रहा है। और देखिए आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE पुणे, याद रखेंगे इसको, ARDE पुणे को याद रखेंगे। और दूसरी तरफ किसके साथ मिलके, तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च एंड लेबोरेटरी पुणे के साथ, और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट IRDE, ठीक है, देहरादून के साथ मिलके ये पूरा का पूरा जो मिसाइल सिस्टम क्या किया गया है, डेवलप किया गया। सो आई सपोज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताना बच्चों जहां भी प्रॉब्लम आए तो। चलिए अगला सवाल कीजिए, 5वां सवाल। फिफ्थ का आंसर देखिए क्या है, पैसेस एक्सरसाइज या पैसेक्स एक्सरसाइज जो हाल में खबरों में देखी गई है वो भारत और डैश के बीच में है, तो इसका उत्तर क्या है, डी है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ध्यान दीजिए, तो देखिए इंडियन और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने मिलके क्या किया है, पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जो कि सितंबर 22-23 में शुरू हुई, किसमें, हिंद महासागर में। कहाँ पर, तो हिंद महासागर में, ध्यान देना। तो फ्रॉम द इंडियन साइड, भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप सिहाद्री और
कारमुक, ये दोनों शामिल हुए, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से HMAS हॉबार्ट। क्लियर। तो भारत की तरफ से 2 सह्याद्री और कारमुक, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हॉबार्ट। अब देखिए पैसेक्स जो है वो रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के बीच में, इंडियन नेवी के कुछ यूनिट्स के और जो विदेश के जो नौसेना होती है उसके बीच में। अब देखिए कि भारत जो है इससे पहले और 2 देशों के साथ कर चुका है ये एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या है, 3rd कंट्री है, और इसकी यदि बात देखी जाए, फर्स्ट जो था वो कौन था, यूएस नेवी का कौन सा था, USS निमित्ज, और सेकंड कौन है, रशियन नेवी। क्लियर। तो आप ये ध्यान दीजिए कि USA, रशिया, उसके बाद तीसरा ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ये 3 देशों के साथ अभी तक पैसेक्स किया जा चुका है, किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा, जो कि एक क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 6ठा सवाल। चलिए, तो कहा जा रहा है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, ठीक है, डिजास्टर रिस्पांस फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत गठित की गई है। अधिसूचित आपदाओं के जवाब के लिए, मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि है। मतलब ये प्राइमरी इनके पास फंड है कि यदि ऐसा कोई आपदा आ जाए राज्य के स्तर पे तो उस पर ये रिस्पॉन्ड कर सकें। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए SDRF आवंटन का 90% योगदान देती है। तो चलिए इसका आप लोग जवाब दें, थोड़ा कमेंट में लिखें। छठे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, चलिए ओके। तो इसका जवाब क्या है, ए है, यानी कि सिर्फ पहला इसका सही था। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, स्टेट, ये ध्यान देना इम्पोर्टेंट सही बात है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड को कोविड-19 के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी आज़ादी पहले दी गई थी, मतलब छूट दी गई थी, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और अच्छा, छूट इसलिए भी दी गई थी कि केंद्र सरकार का योगदान इस फंड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पहले ये कहा गया था कि इस फंड का 35% तक आप कोविड स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे राज्यों को आज़ादी दी गई थी कि SDRF से आप ऐसा कर सकें, ठीक है। लेकिन अब उसे बढ़ा के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 50% तक प्रयोग किया जा सकता है कोविड-19 के लिए। क्लियर।
अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है, जो कि आपको याद रहना है, और ये स्टैटिक पोर्शन है, हो सकता है कि ये 50% से घटा के 35% कर दिया जाए कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए, फिर हो सकता है 0% भी कर दिया जाए या रखा भी जाए। देखिए ये आगे की बात है, लेकिन अब ऐसा समझिए कि इन जनरल जो SDRF के अंदर जो व्यवस्था है वो देखिए, ये सबसे पहले तो जानिए कि ये सेक्शन 48(1)(a) के तहत क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये दिया गया है। और ये प्राइमरी फंड है जो कि अवेलेबल होता है किसके के पास, राज्य सरकार के पास, ठीक है, जिसका कि प्रयोग राज्य सरकार कर सकती है जब भी कोई डिजास्टर जैसी चीज़ राज्य स्तर पे आए तो। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात आप समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें 75% तक इसकी भागीदारी होती है, कंट्रीब्यूट कितना करता है, 75% तक। और फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट्स यूटीज एंड 90% फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए, सिक्किम के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल कैटेगरी के हैं वहाँ पर 90%। तो जनरल कैटेगरी के लिए ध्यान रखेंगे जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है वो 75%, और जो स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के होते हैं वहाँ पर कितना है बच्चों, 90% तक। क्लियर है पॉइंट ये, एनी कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल कीजिए। सातवां सवाल। चलिए अब ये कहा जा रहा है विथ रेफरेंस टू द बायलैटरल नेटिंग ऑफ द क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट 2020, मतलब द्विपक्षीय नेटिंग करके जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत दो बातें यहाँ पर रखी गई है। विनियोग वित्तीय अनुबंधों के द्विपक्षीय जाल के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है। एक बायलैटरल नेटिंग के लिए क्या करता है ये बिल, एक कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का ढांचा तैयार करता है। और ये कहा जा रहा है इस बिल के प्रावधान दो योग्य वित्तीय बाजार सहभागिता के बीच अर्हता प्राप्त वित्तीय संविदा पर लागू होंगे जहां कम से कम एक पक्ष। अब ये समझिए कि ये जो इस बिल का जो प्रोविज़न है वो किसके ऊपर लागू होगा, क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लागू होगा। दो पक्ष यदि होंगे तो उसमें से कम एक पक्ष क्या होना चाहिए, रेगुलेट किया जाना चाहिए किसके द्वारा, RBI के द्वारा या सेबी के द्वारा या IRDAI के द्वारा या PFRDA के द्वारा। चलिए अब इसका जवाब दीजिए पहले आप लोग। सातवें का उत्तर क्या है, 7 है। सातवें का उत्तर क्या है, 7 है। देखिए तो पार्लियामेंट ने क्या बायलैटरल नेटिंग क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल 2020 क्या किया, पास कर दिया है। और राज्यसभा ने भी इसको क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। आपको जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि मानसून सत्र शुरू होने के कारण से और मानसून सत्र खत्म भी हो चुकी है तो इसमें बहुत सारे बिल पारित किए गए, तो इन सब बिलों के बारे में जान लीजिए, ठीक है।
और इस बिल के अंदर क्या है कि जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की नेटिंग की सुविधा है। क्लियर। अब ये नेटिंग क्या होता है? टू ऑफसेट ऑफ ऑल क्लेम्स अराइजिंग ऑफ डीलिंग बिटवीन द टू पार्टीज टू डिटरमाइन ए नेट अमाउंट ऑफ पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। मतलब यदि दो पार्टी जिसने कि कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद समझिए कि यदि उसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कितना नेट एक पार्टी या एक कंपनी दूसरी कंपनी को देगा, ठीक है, या कोई दूसरा कंपनी कितना रिसीव करेगा, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? नेटिंग कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए दो पक्ष इसमें से जो होंगे, मान लीजिए कि मान लें कि इसमें ए या बी कोई दो पक्ष हैं, ए या बी दो पक्ष हैं, समझना इसमें। तो एक चीज़ ध्यान देना कि ए या बी किसी भी एक कंपनी के ऊपर या तो आरबीआई का कंट्रोल हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, या IRDAI का, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या PFRDA का यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ध्यान दीजिए। अब इससे क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है, जो इसका लक्ष्य है वो क्या, ये बिल क्या करेगा? एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा पूरे देश के अंदर। क्या लाएगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, और साथ में लीगल बेसिस भी लाएगा। ठीक है, दो पार्टी के बीच में जो बातें होंगी वो क्या होगी? लीगल आधार पे होगी। और इससे क्या होगा? मार्केट के अंदर पर्याप्त लिक्विडिटी या तरलता इंश्योर होगी। तरलता कहने का मतलब कितना कैश है मार्केट के अंदर, वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। 8th क्वेश्चन। ओके, इसमें दिया जा रहा है, भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला क्या है? रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण, ब्रॉड गेज जो है उसका 100% क्या है? विद्युतीकरण हो जाए। क्लियर। अब देखिए इस वर्ष 1 अप्रैल को कुल 63,631 रूट किलोमीटर में लगभग 63% तक ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है 63% जो ब्रॉड गेज लाइन है। क्लियर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। देखिए और समझते हैं। तो रेलवे ने 100% विद्युतीकरण ब्रॉड गेज का, ब्रॉड गेज क्या होता है? 1.31 मीटर का होते हैं, उसको ब्रॉड गेज कहते हैं। 2023 तक पूरा करने की क्या बनाई है? योजना बनाई हुई है। ठीक है, और ऐसा रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा रिटन रिप्लाई जो दिया गया संसद में वो बताया गया। मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्म किया कि जो 100% का जो टारगेट है, 100% का टारगेट कब तक है? 2023 तक है। 100% तो नहीं, अब तक कितना हो चुका है? 63% ये काम पूरा किया जा चुका है। और इस कारण से यदि देखिए तो कुल एब्सोल्यूट टर्म में 63,631 किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, और करीब 23,765 किलोमीटर अभी होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए हैं कि विद्युतीकरण को क्या किया जाए? तेज़ किया जाए। और आपको पता ही है कि अभी भी पूर्णतः जो कोविड-19 का जो राष्ट्रीय स्तर पे जब लॉकडाउन घोषित किया गया तो रेलवे को बंद कर दिया गया था। बिल्कुल, तो उस समय इस काम में थोड़ी सी तेज़ी लाई गई थी। क्लियर। और देखिए कि इसके अंदर क्या किया गया? सबसे पहले तो अवार्ड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग से संबंधित जो खरीद है
उसके लिए क्या किया गया, निविदा यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया, फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया, और बेटर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का जो मैकेनिज्म होगा उसको भी डेवलप किया गया। तो अब तक कितना प्रतिशत, 63% हो चुका है, और 100% तक 2023 तक पूरा करना है, ये सरकार का क्या है, लक्ष्य। क्लियर। अब देखिए कि नेक्स्ट सवाल, प्रस्तावित सिंकुल्ला सुरंग कहाँ पर स्थित है? ओके तो देखिए इसमें जो जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। देखिए क्यों, देखो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का क्या है, एक तरीके का कंपनी है, ठीक है। तो देखिए कि डिटेल प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है जिससे कि तेज़ी लाई जा सके वर्ल्ड के, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो हाई एल्टीट्यूड शंकुला टनल है, ठीक है। तो सबसे ऊंचाई पे, विश्व का सबसे ऊंचाई पे जो टनल है उसको, और ये टनल कितने किलोमीटर का है? 13.5 किलोमीटर का। और ये किसके किसके बीच में बनाया जाएगा? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। और एक बार जैसे ही ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में बना लिया जाएगा, तो मनाली कारगिल हाईवे की यदि बात की जाए तो वो थ्रू आउट द ईयर खुली रहेगी, यानी कि बर्फबारी का इसके ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, मतलब मौसम कुछ भी हो, इससे यहाँ पर कोई बाधा नहीं आने जा रही है। क्लियर। तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंस्कर वैली में ये क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन जो है, inhabitants of around 15 odd villages of Jangsar Valley in Jammu Kashmir will be relieved since the valley remains cut off due to the heavy snowfall during the winter। अब क्या होता है कि जो शीतकालीन समय में, विंटर सीजन में काफ़ी बर्फबारी होती है और इसके कारण से ये रास्ता बंद हो जाता है। तो इस टनल के बनने से करीब 15 जो ज़िले हैं जांस्कर वैली के जम्मू कश्मीर में, उनको, वहाँ के बाशिंदों को इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो आज का जो लास्ट सवाल है वो देखिए, आरती साहा, ये तो वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका उत्तर दीजिए। तो ओके आई विल। चलिए 10वें का उत्तर दीजिए। टेंथ का, ये तो आपने स्टैटिक जनरल जीके के अंदर भी पढ़ा होगा।
ओके, तो इसका उत्तर क्या है? भारतीय लंबी दूरी की तैराक थी ये। अब देखिए गूगल ने अपना डूडल आरती साहा जो जिसका 80वां बर्थडे था, ठीक है, उनको डेडिकेट किया है और 1940 से लेके 1994 तक, और लॉन्ग डिस्टेंस की स्विमर है। और उनको सबसे पहले इसलिए ख्याति प्राप्त हुई कि उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था 29 सितंबर 1959 को, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला भी थी और एशिया में भी पहली महिला थी। क्लियर? और जस्ट ए मिनट, देखिए, तो एट द एज ऑफ 12 साहा ज्वाइंड द इंडियाज फर्स्ट टीम टू पार्टिसिपेट इन द 1952 समर ओलंपिक्स इन हेलिसिंकी, फिनलैंड। तो फिनलैंड में हेलिसिंकी जगह पे 1952 में जो समर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसमें वो महज 12 वर्ष की उम्र में शामिल हुई थी। सी वॉज वन ऑफ द ओनली 4 वुमेन टू मेक द टीम, और 4 महिलाएं गई थी उस साल, उसमें से एक ये भी थी। और 1960 में पहली फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन बनी जिनको कि पद्मश्री से क्या किया गया, नवाजा गया। तो ये आज की आपकी क्या थी, MCQ की क्लास थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप अपने सहपाठियों से इसको शेयर करें और बोलें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास को अटेंड करने के लिए। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस थोड़ी सी लेट आज ज़रूर हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज इवनिंग में मैं फिर से आपसे मिलूँगा द हिंदू के एनालिसिस के साथ। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।